पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तान्या अपने ऑफिस के सामने एक कॉफ़ी शॉप में अपनी फ्रेंड रीचा को लेकर जाती है, जहां आरव भी अपने दोस्त विक्रांत को लेकर आता है। इससे पहले कि विक्रांत और रीचा की जान पहचान हो सके कि उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से ही मिलने आए हैं। तो रीचा मुंह बनाकर अपनी सहेली तान्या से कहती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती। जवाब में विक्रांत भी बोलता है कि तुझे लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा। दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। अब आगे तान्या रीचा को अपने साथ 2-4 कदम दूर ले जाकर धीमी आवाज में, ये क्या बोल रही है तू इस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है? पर कौन सा तुझे ज़िंदगी गुजारनी है इसके साथ? बस कुछ महीनों की तो बात है। घर से तुझे समझा कर लाई थी ना, अब मना क्यों कर रही है रीचा? पर यार मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूँगी ना। सच बोलूँ तो मेरा मन नहीं मान रहा है। तान्या सिर पर हाथ देती हुई, अरे यार वो तो ठीक है, पर तू रहेगी कहाँ? ये मुंबई है, मुंबई तेरा गांव नहीं। 2 दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड भी आने वाला है रीचा, तो छोड़ देना उसे। एक बॉयफ्रेंड के लिए तू अपनी बचपन की दोस्त को घर से निकालना चाहती है? तान्या सिर पर हाथ देकर, पागल मत बन, घर उसका है, मैं बस मुफ्त में रह रही हूँ। वैसे भी वो मेरा पूरा खर्चा उठाता है, तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं उसे छोड़ सकती हूँ? तेरे पास रीचा कोई और रास्ता नहीं है। वैसे भी जॉब, पैसा और घर तीनों तुझे मिल रहे हैं ना, तो तुझे क्या दिक्कत है? यहाँ आरव विक्रांत से, पागल हो गया है तू? अब तक तुझे लड़की की तलाश थी, अब मिल गई है तो नखरे हैं तेरे? विक्रांत, पर दूसरी ढूंढ लूँगा मैं, पर मैं इस चुड़ैल के साथ नहीं रहूँगा। आरव, अच्छा, और अगर इस बीच तेरे दादाजी उठ गए तो? तेरे डैड तुझे छोड़ेंगे, घर से निकाल देंगे। डैड की छोड़, अपने दादाजी के बारे में सोच। तू उनका आखिरी इच्छा भी पूरा नहीं कर सकता? वैसे भी कौन सा तुझे इसके साथ ज़िंदगी निकालनी है? मोनिका आई तब तक ही ना, क्या दिक्कत है तुझे? आरव किसी तरह विक्रांत को मना लेता है और यहाँ तान्या रीचा को, सब फिर से शाह जमा होते हैं। तान्या आरव और विक्रांत की ओर देखती हुई, मेरी फ्रेंड तैयार है। सामने से आरव, मेरा दोस्त भी। अब चले कहीं बैठकर बातें करते हैं। चारों जाकर बैठते हैं और कॉफ़ी का ऑर्डर करते हैं। आरव रीचा से, तुम दोनों के बीच एक कानूनी एग्रीमेंट होगा जिसमें ना तुम कभी भी असली पत्नी बनने का दावा कर सकती हो और ना ही जाते वक्त प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सकती हो, और ना ही मेरा दोस्त तुम्हें टच कर सकता है। इस तरह तुम पूरी तरह महफूज हो। अब तुम दोनों बोलो, कब मुहूर्त निकालें? तान्या, कभी भी, मेरी फ्रेंड तो तैयार है। रीचा बस बेचारगी के साथ सबकी बातें सुन रही थी। आरव, ठीक है, तो नेक काम में देरी कैसी? कल ही विक्रांत तो रीचा को अपने साथ ले जा सकता है। और रीचा मैडम, कल से आपका काम शुरू होता है, तो आपको हर महीने विक्रांत 50,000 रुपये दे देगा। 50,000 का नाम सुनकर ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। गांव में कभी उसने 50,000 एक साथ देखा तक नहीं। रीचा अपनी आंखें बड़ी करती हुई बोलती है, 50,000 रुपये? आरव, कम है? ठीक है, 70,000। रीचा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में 70,000 महीने भी कमा सकती है। उसने लगभग तेज आवाज़ में, क्या 70,000? आरव, कम है? ठीक है, 1 लाख। अब तो रीचा को हार्ट अटैक आते आते रह गया। विक्रांत लगभग चिल्लाते हुए, क्या 1 लाख? पागल हो गया तू? लाख रुपए महीने दूंगा मैं, पर करना क्या है इसे जो लाख रुपए महीने का दूं मैं? आरव, कमाल है यार तू, अपनी दादाजी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? कैसा पोता है तू? विक्रांत की जुआ बंद हो जाती है। आरव, मैडम, कल से आपका जो भी खर्चा, जो भी शॉपिंग है, कपड़े वगैरह जो भी आपको लेना है A to Z, सारा खर्चा मेरे दोस्त की तरफ से। विक्रांत, क्या? मैं क्यों? आरव, कमाल है यार,
तू अपने दादाजी के लिए इतना खर्चा भी नहीं उठा सकता? लोग तो अपने दादाजी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। कैसा पोता है तू? विक्रांत, बस भाई बस, अब वो सब कुछ समझ चुकी है, अब चले। तू और थोड़ी देर यहाँ बैठा रहा तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अगले दिन ऋचा विक्रांत को दिए गए पते के मुताबिक वकील के यहाँ मिलती है। दोनों एग्रीमेंट पर साइन करके एक एक कॉपी अपने पास रखकर वहाँ से विक्रांत ऋचा को अपने कार में अपने घर ले जाता है। जैसे ही विक्रांत अपने बंगले के गेट के पास पहुँचता है कि 2 फूलों का माला निकालता है और एक मंगलसूत्र। सुनो, ये तुम्हें पहनना पड़ेगा, तभी सब यकीन होगा कि हमने शादी कर ली है, कहता हुआ विक्रांत मंगलसूत्र लेकर अपना हाथ ऋचा की ओर बढ़ाता है कि ऋचा रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे भी एरे गेरे के हाथ से मंगलसूत्र पहन लूँगी? लाओ, कहती हुई विक्रांत के हाथ से माला और मंगलसूत्र ले लेती है और खुद ही अपने आप पहन लेती है और कार के सामने के शीशे को नीचे झुकाकर खुद को देखने लगती है। विक्रांत बाजू में बैठा बस ऋचा की हरकतों को देख रहा था और उसका मुंह खुला का खुला था। दोनों बंगले के अंदर पहुंचते हैं। कार से उतरते ही विक्रांत, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि जैसे हम अभी अभी कोर्ट से मैरिज करके आ रहे हैं। ऋचा, हाँ मुझे पता है, चलिए। विक्रांत डोरबेल बजाता है। विक्रांत की मॉम समीक्षा जी डोर खोलती है कि सामने अपने बेटे को किसी लड़की के साथ फूलों के हार के साथ देकर चौंक जाती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके बेटे ने शादी कर ली है। विक्रांत ऋचा से, ऋचा ये मेरी मॉम है। ऋचा झट से समीक्षा जी के पैर छूती है। विक्रांत की मॉम, विक्रांत तुमने शादी कर ली? हमने तो तुम्हें लड़की पसंद करने के लिए कहा था, तुमने तो शादी ही करके आ गए। हमें एक बार तो बताया होता, कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी करते। खैर अब छोड़ो। समीक्षा जी वीरेंद्र जी को आवाज़ लगाती है। वीरेंद्र जी अपने कमरे से निकलते हैं और अपने बेटे को किसी लड़की के साथ इस तरह फूलों के हार में देकर झट से नीचे उतरते हैं। समीक्षा जी, वीरेंद्र जी देखिए ना, हमने इसे लड़की पसंद करने के लिए कहा तो ये तो शादी ही करके आ गया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। वीरेंद्र जी, कोई बात नहीं समीक्षा, रिसेप्शन इतनी ज़ोरदार होगी कि पूरे शहर को पता चल जाएगा। फिलहाल बहू को तो घर में ले लो या यूं ही बाहर खड़ी रहेगी। विक्रांत मन ही मन, रिसेप्शन की क्या ज़रूरत है? समीक्षा जी, मालती जो कि उनके यहाँ सर्वेंट है उसे आवाज़ देकर आरती की थाली लाने के लिए कहती है और दोनों की आरती उतारकर घर के अंदर आने के लिए कहते हैं। दोनों अंदर आकर वीरेंद्र जी के आशीर्वाद लेते हैं। वीरेंद्र जी, विक्रांत चलो हमारे साथ, बापूजी के आशीर्वाद ले लो, वो तुम्हें बहू के साथ देकर बहुत खुश होंगे। काश तुमने हमें शादी करने से पहले बताई होती, बड़े धूमधाम से शादी करवाता, और तो और मेरे बापूजी भी तेरी शादी देख पाते। विक्रांत को और कुछ नहीं सूझा तो उसने बात घुमाते हुए, डैड इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए हमें मजबूरन कोर्ट मैरिज करना पड़ा। वीरेंद्र जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं। विक्रांत और ऋचा दोनों दादाजी के कमरे में जाते हैं जहां वो सो रहे थे। वीरेंद्र जी उनके सिरहाने बैठकर, बाबूजी देखिए तो आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। बापूजी, बापूजी 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद दादाजी की आंखें खुलती है और वो आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए धीरे से उठ बैठते हैं। कौन? विक्रांत। और ये क्या बेटा, तूने शादी कर ली? विक्रांत और ऋचा दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। दादाजी, जीते रहो मेरे बच्चों। पर ये क्या, तुम लोगों ने मंदिर में शादी कर लिया? इकलौता पोता है तो हमारा, तेरी शादी तो धूमधाम से होना चाहिए था। वीरेंद्र जी, हाँ बापूजी, मैंने भी इसे यही कहा, पर बहू के माँ बाप नहीं मान रहे थे। जो हुआ उसे जाने दीजिए, हम रिसेप्शन बहुत ही जोरदार करेंगे। विक्रांत, डैड रिसेप्शन की क्या ज़रूरत है? शादी हुई तो हुई, अब इसमें लोगों को पता चलना ज़रूरी है क्या? वीरेंद्र जी, तो पागल वागल तो नहीं है ना? बेटे की शादी हुई है तो इसे छुपा कर रखने वाली क्या बात है? विक्रांत, लेकिन डैड। वीरेंद्र जी, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, कल रिसेप्शन है मतलब है।
समीक्षा, बहू को कमरे में ले जाओ, उसे आराम करने दो। समीक्षा जी ऋचा को विक्रांत के कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब विक्रांत कमरे में आता है तो देखता है कि उसकी मॉम अपने गले से हार निकालकर ऋचा को पहना रही होती है। विक्रांत, मॉम, ये आप क्या कर रही है? आप इसे अपना नेकलेस क्यों दे रही है? समीक्षा जी, इसे? अपनी पत्नी को इसे कौन बोलता है? वैसे भी दुल्हन का गला खाली पड़ा हुआ है, सिवाय एक मंगलसूत्र के कोई जेवर नहीं। तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है कि शादी से पहले ही कुछ गहने दिला देता। ये तो अच्छा है कि इस वक्त बाहर का कोई घर पर नहीं है, नहीं तो हमारे इज्जत का कचरा ही होना था। कल रिसेप्शन में क्या पहनेगी? एक काम करो, आज शाम ही ऋचा को लेकर जाओ और उसे जो जो मेरी बहू को पसंद आए उसे दिला दो। ऋचा मन ही मन हंस रही है और स्माइल करते हुए विक्रांत की ओर देख रही है। विक्रांत जो अपने बाल नोच रहा था। मॉम, गहने आजकल कौन पहनता है? वैसे भी इसे ज्वेलरी पसंद नहीं है। समीक्षा जी हैरानी से ऋचा को देखते हुए, क्या तुम्हें गहने पसंद नहीं है? ऋचा को विक्रांत को चिढ़ने वाला चेहरा देकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। नहीं मम्मी जी, मुझे तो गहने बहुत पसंद है। वैसे भी शादी के बाद तो पहननी पड़ती है ना, वरना लोग क्या कहेंगे? समीक्षा जी, और नहीं तो क्या, इसे क्या पता चलता है। तुम आज दोनों शाम को जाओ और खूब शॉपिंग करो, ठीक है? अच्छा, तुम लोग आराम करो, कहती हुई समीक्षा जी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ऋचा कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और खूब हंसती है। विक्रांत, ये क्या है? कोई कॉमेडी शो चल रहा है क्या यहाँ पर? ऋचा, कॉमेडी शो तो नहीं चल रहा है, पर किसी कॉमेडी शो से कम भी नहीं है। अपना शक्ल तो देखो आईने में। विक्रांत, बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें, और तुम मॉम की हर बात में हाँ मिला रही हो। मना भी तो कर सकती हो। ऋचा, मैं क्यों मना करूं? जब कोई सामने से कोई चीज़ मिल रहा हो तो मैं मना क्यों करूं? विक्रांत, ये सब मेरे साथ उल्टा ही क्यों हो रहा है? तुम्हें लाकर मुझे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, फिर जब मोनिका से शादी होगी तब रिसेप्शन रखूँगा, पर मॉम डैड भी ना। अब क्या तुम्हें लेकर शॉपिंग करने भी जाना पड़ेगा? मैं नहीं जा रहा। ऋचा, ठीक है मत जाओ, मुझे क्या, जाओ अपनी मॉम को मना कर दो। विक्रांत, अच्छा तो तुम मुझे डांट खिलाना चाहती हो? अच्छा चलो तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। ऋचा, कपड़े बदलने हैं तो बाथरूम में जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ बस। ऋचा विक्रांत के बेड में सो जाती है। विक्रांत, ओ मैडम, वो मेरा बेड है, तुम जाओ वहाँ काउच में सो जाओ। ऋचा इतराती हुई, मैं नहीं जाती काउच पर, तुम जाकर क्यों नहीं सो जाते? विक्रांत, क्या मैं जाऊँ? एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेड है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऋचा, ठीक है, मैं जाकर मम्मी जी को बताती हूँ कि तुम मुझे काउच पर भेज रहे हो। ऋचा उठ खड़ी होती है कि विक्रांत, ठीक है मेरी माँ, तू ही सो जा यहाँ पर, मैं एडजस्ट कर लूँगा। विक्रांत अपने कपड़े बदलने के लिए खुद से बड़बड़ाता हुआ बाथरूम की ओर जाता है। विक्रांत के जाने के बाद ऋचा खुद से, ये तो शुरुआत है बच्चों, आगे देख तेरे साथ क्या क्या होता है। बहुत लड़ रहा था ना मेरे साथ, अब देख। अब आगे देखिए कैसे विक्रांत और ऋचा की खट्टी मीठी नोकझोंक धीरे धीरे बदलेगी चाहत में। तो कहानी को आगे पढ़ने के लिए बने रहिए दुल्हन वही जो पिया मन भाए। साथ ही कहानी को पढ़कर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे कहानी के न्यू अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।